तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये करने वाले हैं कि आज की क्लास में एक तुलनात्मक विवेचना करेंगे। 10 मिनट लूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं और क्या क्या, बहुत बेसिक, केवल मोटे मोटे तरीके से। और इसके बाद कोई भी एक टॉपिक जो आपकी पसंद का होगा कि सर हमें आज ये पढ़ा दो, सर हमें आज ये पढ़ा दो, उसको हम लोग कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिनॉप्सिस रहने वाला है आज की क्लास का और इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से अगर देखें तो हमारे सामने दो बातें निकल कर आ रही हैं कि सर हमने अपने एलएलबी में ड्यूरिंग अवर लॉ डेज हमने तो सर पढ़ा है आईपीसी, और अब आप बता रहे हो आ गया है भारतीय न्याय संहिता। तो आईपीसी के स्थान ले रहा है भारतीय न्याय संहिता। तो सर हमें आप ये बताओ कि अब हम क्या करें? हम पढ़ते थे आईपीसी, ले आए आप बीएनएस, तो अब क्या हमारी आईपीसी पढ़ना पूरा बर्बाद हो गया? ये प्रश्न तो ऐसा है जिससे बार बार मुझे दो चार होना पड़ रहा है। हर विद्यार्थी इसी प्रश्न को मेरे से कर रहा है कि सर मुझे ये बताओ, प्लीज हमें ये बताओ कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? तो बच्चों इसका जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपकी आईपीसी में आपने पढ़ा और जो अब बीएनएस में है उसमें 90% सिमिलरिटी है, 90% समानता है, 90% समानता है। हाँ, नंबर ऑफ सेक्शंस जरूर चेंज हुए हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस माने इंडेक्स जरूर बदला है, लेकिन आपने जो पढ़ा उसमें कोई भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, 90% समानता है। यानी कि जो आपने मर्डर पढ़ा, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा, थेफ्ट पढ़ा, रॉबरी पढ़ा, रेप पढ़ा, अटेम्प्ट पढ़ा, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ा, ये सारी चीजें आपने जो भी पढ़ी इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया। खास तौर से मौलिक चीजों में, जैसे परिभाषा हो गई, मर्डर की परिभाषा जो कल थी वही आज है। तो मेरा कहने का मतलब कि 90% सिमिलरिटी आईपीसी और बीएनएस के बीच में है। आईपीसी और बीएनएस के बीच में 90% सिमिलरिटी है। 90% सिमिलरिटी, इस बात को मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? आपने कहा सर आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी और बीएनएस में जो है सर धाराएं हैं केवल 358, और कहां 511 और कहां 358? आप कह रहे हो कि 90% सिमिलरिटी है। सर ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सर ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कहाँ 511 धाराएं और कहाँ 358 धाराएं, 358 धाराएं? तो इतनी धाराएं हैं तो सर कहाँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कि कैसे आप कह सकते हैं देयर इज 90% सिमिलरिटी? एक कदम और चलो सर, ये इसमें है थे 23 चैप्टर्स, ठीक है, और बीएनएस में है 20 चैप्टर्स। तो सर ये जो आप बात कह रहे हो कि 90% सिमिलरिटी है, वो तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा यस, देयर इज 90% सिमिलरिटी बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस। जो मुख्य चीजें हैं उसमें कहीं कोई परिवर्तन बच्चे नहीं किया गया है। जो मुख्य मुख्य चीज बातें हैं उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे मुख्य बातों के रूप में बताऊं, इन्होंने कैसे ये सर कहां 358 और कहां 511, कहां सिमिलरिटी है? मैंने कहा मैं बताता हूं कैसे सिमिलरिटी है। इन्होंने जो मुख्य रूप से आईपीसी और बीएनएस के बीच में काम किया है वो धाराओं के एकत्रीकरण, धाराओं के एकत्रीकरण का काम मुख्य रूप से किया है। जो मुख्य काम किया इन्होंने वो है कंसोलिडेशन ऑफ द सेक्शंस। क्या किया इन्होंने? धाराओं के एकत्रीकरण का काम मुख्य रूप से इन्होंने किया है। जैसे अध्याय आईपीसी का अध्याय 1 है, चैप्टर 1, अध्याय कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक। इन्होंने बीएनएस में क्या किया? इस पूरे चैप्टर को केवल एक धारा 1 में उपधाराओं के रूप में विभाजित करके समाहित कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अध्याय 2 है, ठीक है, अध्याय 2 तो बड़ा है बच्चे आईपीसी का। ये कहां से है, कहां से कहां तक है? 6 से लेकर 52 ए तक। इसके साथ इन्होंने क्या किया? इसके साथ इन्होंने ये किया, इसको मात्र दो धाराओं, धारा 2 और धारा 3, केवल दो धाराओं, धारा 2
और धारा 3 में समाहित कर दिया, मर्ज कर दिया। बस ये काम इन्होंने इसके साथ किया है। क्या किया? धारा 2 और धारा 3 में इसको मर्ज कर दिया है। ये काम इन्होंने किया है। तो मुख्य रूप से मोटा मोटा मुख्य रूप से ये काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो इस तरीके पे देखो, इधर देखो, पूरा का पूरा चैप्टर 2 कितनी धाराएं हो गई, 6 से 52 तक तो धाराएं बहुत हो गई ना। सिर्फ 2 धाराओं में मर्ज कर दिया, धारा 2 और धारा 3। तो बस मैं ये कह रहा हूं, जो मुख्य रूप से इन्होंने काम किया वो एक तरीके से जो जो बिखरी हुई धाराएं आपकी बीएनएस में हुआ करती थी, आईपीसी में हुआ करती थी, जो बिखरी हुई धाराएं आपकी आईपीसी में हुआ करती थी, उनको पिक किया, कंसोलिडेट किया और एक जगह पुट कर दिया। ये काम मुख्य रूप से जो है हमारा आईपीसी और बीएनएस के बीच में मेनली हुआ है। जैसे छोटा सी बात को और समझो, ये छोटी सी बात को इसको दूसरे तरीके से समझो। जैसे जैसे किडनैपिंग याद है आपको? थोड़ा सा जो दिमाग पर जोर डालना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। किडनैपिंग याद है? आईपीसी में कहां पर है? 359 में किडनैपिंग को परिभाषित किया गया। व्यापहरण 2 किस्म का होता है। कौन कौन सा? भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण, यही 2 किस्म बताए। भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण, ये 2 किस्म आपने पढ़े। ठीक है, भारत में से व्यापहरण कहाँ बताया गया? 360 में। विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण कहाँ बताया गया? 361 में। इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ है? 363 में। मतलब क्या, एक ही व्यापहरण से संबंधित अपराध की धाराएं देखो कहां कहां बिखरी हुई हैं, 59, 360, 361, 363। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी व्यापहरण की धाराओं को उठाया, एक धारा बना दी, धारा 137। तो इस तरीके से जो बिखरी हुई धाराएं थीं, जैसे उदाहरण के लिए पूरी आईपीसी में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो था वो बिखरे हुए थे। जैसे 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, 506 वो 376, 375, 509। तो ये जो पूरी आईपीसी में बिखरी हुई धाराएं थी, इनको इन्होंने क्या किया? एकत्र करके एक में समाहित कर दिया। क्या किया? एकत्र करके एक में समाहित कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने नंबर ऑफ सेक्शंस को रिड्यूस किया है बच्चे। ठीक है, ऐसे इन्होंने धाराओं को 511 से घटाकर 358 ये लेकर आ पाए हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लो बस, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे ये अध्याय 1 है आपका। क्या है? अध्याय 1। किसका अध्याय 1 है? आईपीसी का। ये अध्याय 1 है और इसकी धारा 1 है। ये क्या है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। ये अध्याय 1 है और ये है बीएनएस। क्या है? ये है अध्याय 1 और ये है बीएनएस। इन्होंने क्या किया? इस अध्याय धारा 1 को धारा 1 उपधारा 1 1 उपधारा 2 में मिल जाएगी। जो धारा 2 है आईपीसी की, वो सेम टू सेम धारा 1 उपधारा 3 है। जो धारा 3 है आपकी, वो सेम टू सेम धारा 1 उपधारा 4 है। जो धारा 4 है वो सेम टू सेम धारा 1 उपधारा 5 है। जो धारा 5 है वो सेम टू सेम धारा 1 उपधारा 6 है। यानी कि अब समझ में आया तुम्हें क्या किया? इस पूरे के पूरे अध्याय को इस तरीके से एक धारा में बांट दिया। तो बिल्कुल भी ना घबराना कि अब नंबर कैसे याद करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया है, दे ओनली consolidated and merge the section into the subsections form into the one section। ऐसे इन्होंने ये काम किया है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर व्हाट इफ द एक्चुअल सिचुएशन, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कि सर अब हम क्या करें, कैसे करें, अब तो बात बनी नहीं रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीका था जिससे जो है इन्होंने अपनी धाराओं को घटाया, अपनी धाराओं को इन्होंने घटाया। ठीक है, तो अब आज हम
ये तो हो गया एक तरीका कि बिल्कुल 90% समानता है। बहुत सारे प्रावधान आपकी आईपीसी में हुआ करते थे, लेकिन अब बीएनएस में नहीं है। जैसे धारा 124 ए, 124 ए, ये है राजद्रोह। जैसे धारा 377, जैसे धारा 377, जैसे 497, 124 ए क्या है? राजद्रोह। अब लेकिन बीएनएस में से इसको हटा दिया गया, अब आप इसको नहीं पाएंगे। धारा 377 क्या है? धारा 377 है प्रकृति विरुद्ध अपराध। अब इसको आप बीएनएस में नहीं पाएंगे। धारा 497 क्या है? 497 क्या है? जारता, एडल्ट्री जिसे कहते थे। और एडल्ट्री प्यारे बच्चे लगभग लगभग 150 सालों तक अपराध रही। जारता जो है लगभग लगभग 150 सालों तक अपराध रही। लेकिन जैसे 377 को किस केस में? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। कौन सा वाद? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के वाद में जारता, इसको प्रकृति विरुद्ध अपराध को जो है असंवैधानिक बताते हुए हटाने की बात कही गई, तो हमने बीएनएस में से हटा दिया। उसी तरीके से 497 जो है एडल्ट्री है, वो जोजेफ साइन, कौन सा केस? जोजेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में। किस वाद में? जोजेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में असंवैधानिक घोषित किया गया, तो हमने बीएनएस में से इसे भी हटा दिया। तो ना तो बीएनएस में से 377 यानी प्रकृति विरुद्ध अपराध मिलेंगे, और ना ही बीएनएस में से 497 यानी कि जारता मिलेगी। इन सब ना ही बीएनएस में आपको एक तरीके से मिलेगा राजद्रोह का प्रावधान। तो ये सारे के सारे हमने आईपीसी में हुआ करते थे, लेकिन अब बीएनएस में नहीं है। हाँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड 309, ये भी अब आपको आईपीसी में हुआ करता था, लेकिन अब बीएनएस में ये भी नहीं मिलेगा। ये भी आपको अब नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे आईपीसी में जो अब बीएनएस में नहीं है। लेकिन बीएनएस में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आईपीसी में नहीं हुआ करते थे, और हमने इनको अपनी आईपीसी में नहीं थे, लेकिन बीएनएस में हमने समाहित किया। और सबसे बेहतर और पहली अगर बात करें, तो सबसे पहली बात तो है हमने दंड के प्रकार में एक नया प्रकार जोड़ दिया। क्या किया हमने? दंड के प्रकार में एक नया प्रकार ही जोड़ दिया। आपको याद है आईपीसी की धारा 53, हम क्या कहते थे? आईपीसी के अनुसार दंड के कितने प्रावधान हैं? तो हम कहते थे आईपीसी के अनुसार दंड के 5 प्रकार हैं। हम पूछते थे कौन कौन से? तो आप क्या कहते थे? मृत्युदंड, हमने कहा ठीक। आजीवन कारावास, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर आप कहते थे सर कारावास, मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर आप कहते थे सर संपत्ति का समर्पण, मैंने कहा ओके। फिर आप कहते थे सर जुर्माना, तो हमने कहा ठीक है। तो दंड के कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार होते थे आपके आईपीसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब बीएनएस में हमें जो धारा 4 है, बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 4 है, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 4 है, ये हमें दंड का एक और प्रावधान बताती है। ये हमें क्या करती है? दंड का एक और प्रावधान बताती है, जिसे हम देखते समझते हैं। धारा 4 के अनुसार जो दंड है बीएनएस के, अब दंड के कितने प्रकार हो गए? 6। 5 तो वही रहे, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समर्पण, जुर्माना। लेकिन 4F जो है, 4F हमारे सामने एक नया दंड का प्रकार दिखाई पड़ा, जिसे हम बोलते हैं सामुदायिक सेवा। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सामुदायिक सेवा। धारा 4F में हमें एक दंड का नया प्रकार दिखाई पड़ा, जिसे हम बोलते हैं सामुदायिक सेवा। क्या बोलते हैं? सामुदायिक सेवा। धारा 4F में हमें एक दंड का पुराना प्रकार दिखाई पड़ा, नया प्रकार दिखाई पड़ा, जिसे हम बोलते हैं सामुदायिक सेवा। क्या बोलते हैं? सामुदायिक सेवा। सर ये सामुदायिक सेवा क्या बोला है? मैंने कहा बहुत क्रांतिकारी बात है, बहुत क्रांतिकारी चीज है।
इसका तो इसको ये बारे में तो जानना आपको बड़ा जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, आपको इस तरीके से समझो कि बहुत पहले से इस दंड की मांग करी जा रही थी। क्या करी जा रही थी? बहुत पहले से इस दंड की मांग करी जा रही थी। जो सामुदायिक सेवा है ना, बहुत पहले से। अब बड़ी बात ध्यान से सुनो। सामुदायिक सेवा की चर्चा इसलिए है क्योंकि आईपीसी में कहीं भी दंड के प्रावधानों में सामुदायिक सेवा का जिक्र नहीं था। अभी तक हम दो ही दंड जानते थे, जुर्माना और दूसरा कारावास। तीसरा तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन अब हमारे सामने सामुदायिक सेवा नामक दंड भी आ गया। ये बड़ी शुरुआती जरूरत के समय से ही इसका बड़ी डिमांड थी। अच्छा, एक बात और। अक्सर आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, जो मूवीज होती है ना हॉलीवुड मूवीज, अक्सर आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो उसमें आप ये पाते हैं बच्चे कि अक्सर जज साहब पनिश कर रहे हैं कि जाओ कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दे रहे हैं, हॉस्पिटल में झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, इस तरह की। तो सामुदायिक सेवा का मतलब है समुदाय की सेवा, और जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर छोटे अपराध के लिए आपको जेल ही डाल दिया जाए। हर छोटे किस्म के अपराध के लिए आपको जेल ही डाल दिया जाए। दो बार पहले भी, एक 1997 में और दूसरा 2002 में। 1997 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, और 2002 में, कब? 2000 1997 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, और 2002 में कब? 2002 में। 2002 में मलिमथ कमेटी की एक रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई? जस्टिस मलिमथ की कमेटी की एक रिपोर्ट आई, और उस जस्टिस मलिमथ कमेटी की रिपोर्ट में यह सजेशन दिया गया कि इसको, सामुदायिक सेवा को दंड के प्रकार के रूप में समाहित किया जाए। लेकिन कुछ भी कहो, उस समय हमने इस सलाह और सुझाव को नहीं माना। लेकिन अब हमने सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब सर, मतलब अब हर छोटे अपराध के लिए आपको जेल नहीं जाना होगा। आपके पास आपके लिए और भी एक दंड का प्रावधान है, जिसे हम सामुदायिक सेवा नामक दंड का प्रावधान बोलते हैं। अब हमारे पास एक और दंड का प्रावधान, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सपोज करो आप चोरी करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं। और आप पहली दफा चोरी करते हैं। सामुदायिक सेवा से आप पहली बार चोरी करते हैं। क्या करते हैं? पहली बार चोरी करते हैं, और चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 से कम है, और आप वो संपत्ति लौटा भी देते हैं कि भैया अपना सामान रखो। तो अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। आपको दंडित करेंगे सामुदायिक सेवा के कारावास से। अगर आप शराब पी के कहीं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अब आपको जेल के बजाय हम सामुदायिक सेवा का दंड देंगे। अगर आप पब्लिक से सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, और अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, है ना, तब भी आपको दंडित करेंगे हम सामुदायिक सेवा से। तो यानी अब हर छोटे अपराध के लिए जरूरी नहीं है कि आपको जेल ही भेजे हम हमारे पास सामुदायिक सेवा नामक दंड का प्रावधान है। क्या है? सामुदायिक सेवा नामक दंड का प्रावधान है, और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमें देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। सारे प्यारे बच्चे रिप्लाई दें। तो अब बड़ा अच्छा है, ये हमारे पास दंड का प्रावधान है कि अब हर छोटे मामले में आपको जेल के बजाय सामुदायिक सेवा का दंड देंगे। सर, ये सामुदायिक सेवा है क्या? समुदाय की सेवा दंड के रूप में, बिना किसी पारिश्रमिक के। समुदाय की सेवा दंड के रूप में कैसे? बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी पारिश्रमिक के। ठीक है, इसे ही हम सामुदायिक सेवा कहते हैं। अच्छा, आगे अगर हम चलें, ठीक है, आगे अगर हम चलें तो इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हमारे पास, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात, कई सारे परिवर्तन तो किए गए, लेकिन अब आपको समझो, हमने एक अध्याय 5 बीएनएस में लेकर आए। क्या लेकर आए? अध्याय 5 बीएनएस में लेकर आए। और अध्याय 5 में जो हम बीएनएस में लेकर आए, उसमें हमने ये प्रावधान किया बच्चों कि हमने महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित सामुदायिक सेवा का अभी कोई केंद्र नहीं है। सामुदायिक सेवा का कोई, तुम जो है
ऋषि, तुम जो कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा वाले सेंटर नहीं होते हैं उससे कंफ्यूज कर रहे हो। अब जो है हमने ये बात बताई कि अब दंड के रूप में आपको अभी अभी भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन दुख की बात ऋषि ये है कि अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि परिभाषा क्या होगी। वो तो दुनिया जान ही रही है। ये ऋषि अभी नहीं क्लियर किया है इस बीएनएस में कि इस सामुदायिक सेवा नामक दंड को मॉनिटर कौन करेगा। मान लो जज साहब ने आपको दंड दिया कि आप जो है समुदाय की सेवा करेंगे जाके हॉस्पिटल में या कहीं भी, इसको आपको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। तो अभी ये ना बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उस अथॉरिटी का नाम ही नहीं बता रहे हैं कि कौन आपके दंड को मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो दंड का प्रावधान तो कर दिया लेकिन अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, बहुत सारे कामकाज होने अभी बाकी हैं। तो अभी कुछ चीजें अभी डिसाइड किसी नहीं है, ठीक है। और जो तुम जिनकी बात करो वो दूसरी चीज है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हमने एक नया चैप्टर लेकर आए अध्याय 5। अध्याय 5 पूर्णतः पूरी तरीके से महिलाओं और बच्चों से संबंधित है और ये बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। किसकी बात करता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो अध्याय 5 में देखो, इधर याद करो, महिलाओं से संबंधित अपराध पूरी आईपीसी में बिखरे हुए थे और बच्चों के रिगार्डिंग तो कोई खास प्रावधान हमने किया ही नहीं था, ठीक है। बच्चों के रिगार्डिंग तो हमने कोई खास प्रावधान किया ही नहीं था। तो अब हमने क्या किया बच्चे, सारे वो अपराध जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित हैं उनको एकत्रित किया और इनको पिक करके अध्याय 5 बना दिया, चैप्टर 5। कौन सा अध्याय बना दिया? एक नया चैप्टर बना दिया, चैप्टर 5। और उसमें हमने महिलाओं और बच्चों से संबंधित सभी अपराधों को पुट कर दिया। क्या कर दिया? महिलाओं और बच्चों से संबंधित सभी अपराधों को क्या किया? पुट कर दिया। ये काम हमने किया। हमने एक एक न्यूज़पेपर में आप धारा जरूर पढ़ रहे होंगे, धारा 69। कौन सी धारा? एक न्यूज़पेपर में जरूर धारा पढ़ रहे होंगे, धारा 69, सेक्शन 69। इसके बारे में अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे। ये बड़ी जिक्र में ये धारा थी और इसकी बहुत ज्यादा इस धारा की चर्चा थी। क्या था इसकी धारा की जड़ में, उसको भी समझेंगे। प्यारे बच्चे, ये वो धारा है जिसको यह कर कर प्रचारित किया गया कि अब शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप, शादी का झांसा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप दंडनीय बना दिया गया है इस धारा के अकॉर्डिंग ना। धारा 69 कहीं भी ये बात नहीं करती है कि अब शादी का झांसा देकर जो है उसको रेप की बात करती हो। ना 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 ना, धारा 69 दूसरी बात करती है। धारा 69 कहती है प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन। क्या बोलती है धारा 69? प्रवंचनापूर्ण, डिसीटफुल मीन्स का इस्तेमाल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या कहती है? डिसीटफुल मीन्स इस्तेमाल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करती है। डिसीटफुल मीन्स माने प्रवंचनापूर्ण उपायों का इस्तेमाल करके, प्रवंचनापूर्ण उपायों का इस्तेमाल करके किसी भी प्रवंचना, इंटेंट, डिसीटफुल माने इंटेंट टू डिसीट, प्रवंचनापूर्ण उपायों का इस्तेमाल करके अगर किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसको ये बात दंडनीय करती है। और शादी के झांसे में क्या होता है कि एक बंदे का आशय शुरू से ही विवाह करने का नहीं है, लेकिन वो इसलिए हाँ कर रहा है शादी के लिए ताकि वो शारीरिक संबंध बना सके। वो इसलिए हाँ कर रहा है शादी के लिए ताकि, वादा भी इसलिए कर रहा है शादी के लिए ताकि वो शारीरिक संबंध बना सके, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके? शारीरिक संबंध बना सके। तो इसलिए प्यारे बच्चे इसको दंडनीय बनाया गया है। तो प्रवंचनापूर्ण उपायों को के लिए दंड का प्रयोग करके मैथुन को हमने 69 में दंडित किया है, ठीक है। और एक मूवी देखी होगी मास्टर, उसमें बच्चों से अपराध कराते हैं। क्यों अपराध कराते हैं? क्योंकि बच्चों के अपराध के लिए कम दंड का प्रावधान है। तो धारा 95 उस बात को दंडित करती है कि अपराध को कारित करने के लिए किसी भी तरीके से अगर बालक का इस्तेमाल किया, जैसे मैं मेरे को कोई अपराध करना है, किसी को मारना है, तो मैं एक छोटा बच्चा किराए पे ले लूं या काम पर रख लूं और उससे बोलूं ये काम करो, ठीक है। या छोटे बच्चे को बरगला कर कोई अपराध करवा दूं तो उसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 95 में है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने डाली और इसके अलावा जो है कुछ सेक्शंस और हैं, जैसे धारा 111, 12, 13, ठीक है।
कुछ 3 धाराएं आपको और नई टाइप दिखाई पड़ेंगी, धारा 111, धारा 112, धारा 113। ये कुछ धाराएं आपको एकदम नई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। धारा 111 बात करती है प्यारे बच्चे संगठित अपराध की। किसकी बात करती है? धारा 111 में एकदम नए तरह का प्रावधान देखने को मिलेगा, जिसका नाम है संगठित अपराध, जिसका नाम है संगठित अपराध। धारा 112 में दूसरे तरह का प्रावधान आपको देखने मिलेगा। धारा 112 बात करती है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के, जिसका नाम है छोटे संगठित अपराध। क्या नाम है? छोटे संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध। धारा 113 बात करती है आतंकवादी कृत्य की। किसकी बात करती है? आतंकवादी कृत्य की। ये सारी धाराएं आपने आईपीसी में कहीं देखी थी? याद करके बताओ, अपनी याददाश्त में जोड़ डालो और मुझे बताओ कि क्या ये धाराएं आपने, चाहे धारा 111 हो, चाहे धारा 112 हो, और चाहे धारा आपकी 113 हो, इनको आपने आईपीसी में देखा था? नहीं देखा। ये कहीं भी आपने इनके बारे में प्रावधान आईपीसी में नहीं पाया होगा, और ये थी भी नहीं एक्चुअली वहां पे। ठीक है, ये वहां पर थी भी नहीं। ठीक है, प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये क्या है? संगठित अपराध क्या है? संगठित अपराध ऐसा नहीं है कि पहले परिभाषित नहीं था। मकोका जैसे एक्ट कानून हुआ करते थे, वहां पे संगठित अपराध था। छोटे संगठित अपराध गिरोह और सिंडिकेट बनाकर छोटे किस्म के अपराध जैसे पॉकेटमारी, चोरी, है ना, और टिकट की ब्लैक करना, बेचना अवैध रूप से, तो ये सारे अपराध इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब हम ज्यादा इसके डिटेल में न जाते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो। चलो तो प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गई बीएनएस। तो एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनो। तुमने इतनी देर तक देखा और तुमने एक बात तो समझ गए होगे कि बहुत ज्यादा क्रांतिक परिवर्तन नहीं किए गए हैं। धाराओं की संख्या में तो परिवर्तन किया गया है, किंतु आप ये समझें कि धाराओं की संख्या में तो परिवर्तन है, किंतु इसमें बात को बिल्कुल अपने जहन में रखें कि बच्चे, धाराओं की संख्या में परिवर्तन है, किंतु धारा की संख्या में तो परिवर्तन है, किंतु बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है जो आपको परेशान कर सके, जो आपको घबराहट पैदा करे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि, सिंपल सी बात का आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पुराना पैटर्न ही पर्याप्त है, और जो आपका सिलेबस आपने पहले पढ़ा था वो 90% तक लगभग लगभग समान है। कितना समान है? 90% तक लगभग लगभग समान है। अब हम किडनैपिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम व्यपहरण कहते हैं। और बड़े ध्यान से सुनना, अब आज के बाद व्यपहरण आप भूलोगे नहीं। देखो बच्चों, एक बात आपको बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती बिल्कुल आने वाली है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का जो एग्जाम है वो एकदम आने वाला है। यूपी जुडिशरी के एग्जाम आपको वेट कर रहा है। यूपी जुडिशरी के अलावा आपका यूपी जुडिशरी के अलावा आपका उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम वेट कर रहा है। उत्तराखंड एपीओ के अलावा यूपी एपीओ का एग्जाम बिल्कुल आपका पलके बिछाकर इंतजार कर रहा है, बिल्कुल इंतजार कर रहा है। तो बच्चे आप ये समझो, बड़े ध्यान से समझो कि अब आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। यानी 2 से 3 महीने में वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है, और अब आपको इस बार इस वैकेंसी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस बार तो बिल्कुल भी, कतई भी इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है। तो बच्चे अब आपको डट जाना है और डट के बिल्कुल इसका मुकाबला करना है। किसी भी कीमत में वैकेंसी हाथ से जाने ना पावे, किसी भी कीमत में वैकेंसी हाथ से जाने ना पावे, है ना। बिल्कुल पढ़ के क्लियर करके इसको खत्म करो। ठीक है, चलो। तो सर अभी हमें आप क्या बताने वाले हो? मैं बताने वाला हूं व्यपहरण के बारे में कि व्यपहरण क्या वाला है। ठीक है, मैं बताने वाला हूं इस व्यपहरण के बारे में। और दोनों क्यों? क्योंकि सर
व्याकरण में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, देखो दो बातें समझो। ये व्याकरण को मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आईपीसी में क्या था, धारा 359 थी जो क्या बात कर रही थी, व्यापहरण क्या है। बोली व्यापहरण दो किस्म का है, एक भारत में से व्यापहरण, किडनैपिंग की बात कर रहा हूं, और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापरण। दो बताया, ये बता दिया गया भारत में से व्यापरण 360 में, और ये बताया गया 361 में। इसके लिए दंड का प्रावधान कर दिया 363 में। तो देखो आईपीसी में जो कितनी जगह जगह ये धाराएं बिखरी हुई हैं। अब बीएनएस में क्या हुआ, बीएनएस में ये जो व्यापहरण है बच्चे, सिर्फ एक धारा, धारा 137 में ही समाहित कर दिया गया। मैंने क्या बताया, बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में ये जो अव्यापहरण है, इसको मात्र हमने एक धारा, धारा 137 में ही क्या किया, समाहित कर दिया। सिर्फ एक धारा, धारा 137 में ही समाहित कर दिया। सिर्फ एक धारा, धारा 137 में ही समाहित कर दिया, धारा 137 केवल इसी में हमने क्या किया, समाहित कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, तो अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, धारा 137। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापहरण, जिसे हम बोलते हैं किडनैपिंग, और इसकी कौन सी धारा पढ़ने जा रहे हैं, धारा 137। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी धारा 137। क्या कहती है 137, 137 धारा कई बातें करती है। क्या करती है, धारा 137 कई बातें करती है। इधर देखो, 137 तुम्हें वही बात कर रही है जो तुम्हारी बात कर रही थी, 137 तुम्हें वही बता रही जो 59 बता रही थी। देखो इधर क्या कह रही थी, 159(1) इतना कह रही थी कि व्यापहरण दो किस्म का होता है, एक भारत में से व्यापहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। मैंने क्या बताया, व्यापहरण दो किस्म का होता है, एक भारत में से व्यापहरण, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। मतलब बच्चे इसको हमने बना दिया 137 एक, और कुछ नहीं। ठीक है, 137(1). अब थोड़ा आगे की तरफ चलो, थोड़ा सा आगे की तरफ चलो। अब हम बात करते हैं थोड़ा और। मैंने क्या बताया, व्यापहरण दो किस्म का होता है, एक भारत में से व्यापहरण और एक विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापहरण। तो 137(1)(a) की बात करो जरा, ये क्या कहेगा, भारत में से व्यापहरण क्या है, इसकी बात करेगा, भारत में से व्यापहरण क्या है। तो जो कोई किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, whoever conveys any person beyond the limits of India, जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सम्मति के बिना या उसकी ओर से वैध रूप से प्राधिकृत सम्मति देने के लिए व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहरण कर देता है। क्या कर देता है, भारत की सीमाओं से परे प्रभारण कर देता है। ठीक है, तो वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। क्या करता है, भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। सिंपल सी बात हो गई, ये क्या हो गई, भारत में से व्यापहरण 137(1)(a। ठीक है, अब आगे चलो, जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है 137(1)(b, इसकी को डिलीट करके सीधे हम यहीं आ जाते हैं, 137(1)(b। अब मेरी बात सुनो, किडनैपिंग जो मुख्य धारा है किडनैपिंग के, जिसके बारे में दुनिया जानती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर किडनैपिंग को समझना है, 2 मिनट में अभी किडनैपिंग खत्म हो रहा है, केवल 2 मिनट में किडनैपिंग अभी खत्म हो रहा है, और आज के बाद किडनैपिंग भूलोगे नहीं।
पहले जो किडनैपिंग 361 में हुआ करती थी, अब हमने कर दिया 137 1B में। पहले जिस किडनैपिंग में अवयस्क शब्द का इस्तेमाल होता था, यदि नर है तो 16 से कम, नारी है तो 18 से कम, ये जो शब्द होता था इसको हमने हटा दिया और सिर्फ एक इस्तेमाल किया शब्द बालक। क्या इस्तेमाल किया? बालक। यानी अवयस्क को इससे किससे रिप्लेस कर दिया? बालक से। बस इतना काम हमने परिवर्तन के रूप में किया है। अब जरा मेरी तरफ देखो, परिभाषा भी तो याद करनी है। अगर किडनैपिंग याद रखना है कि सर किडनैपिंग क्या है, तो मात्र एक वर्ड याद रखो, ये, खत्म कहानी। पता है आपको, कुछ लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? सम पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ द टी। चाय के बड़े शौकीन होते हैं, उनको चाय के नाम पर कुछ भी कर दो, कहीं भी लेके चल दो, ऑलवेज रेडी रहते हैं ना। कुछ लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर द टी, है ना। कुछ भी कर दो, कुछ भी कहीं भी लेकर चले जाओ, है ना। तो बस तुम्हें क्या याद रखना है? ये वर्ड याद रखना है, टी। बस इतने से कहानी खत्म है। टी सर क्यों? क्योंकि जब तुम इसको पढ़ोगे, टी माने टेक्स, टेक्स माने ले जाना, ई मीन्स एंटाइसेस, एंटाइसेस मीन्स बहका ले जाना, और ए मीन्स एनी माइनर इफ मेल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, इफ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। ये था असली किडनैपिंग। लेकिन अब हमने क्या बताया, इस बार परिवर्तन कर दिया है। क्या परिवर्तन किया है? ये मेल फीमेल का चक्कर हटा के क्या कर दिया? एनी चाइल्ड, बालक शब्द का इस्तेमाल कर दिया हमने। ठीक है, और कौन हो सकता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति, विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति, एनी चाइल्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एनी चाइल्ड, विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ इतना। तो टी माने टेक्स, टेक्स माने ले जाना, ई माने एंटाइसेस, एंटाइसेस माने बहका ले जाना, ए माने किसको? एनी चाइल्ड को। तो सिर्फ किसे? टी याद रखना है। तो जरा एक बार पढ़ता हूं मैं। अच्छा देखो, अगर इफ यू वांट टू बिकम द जज, इफ यू वांट टू बिकम द जज यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द बैरक। आपकी बड़ी जबरदस्त और अच्छी पकड़ बैरक के ऊपर होनी चाहिए। जरा 137 नंबर में पढ़ रहा हूं धारा, धारा 137 में पढ़ रहा हूं, इसको देखना आप। अब क्या परिवर्तन किया गया है इधर देखो। मैंने क्या वर्ड यूज किया था? केवल मैंने वर्ड यूज किया था टी। बस यहीं से पूरी धारा याद हो जाएगी। इधर देखो, 137 वन खा क्या कहता है? वो कहता है जो कोई, जो कोई, जो कोई किसी बालक को, जो कोई किसी बालक को या विकृत चित्त मानसिकता के व्यक्ति को, ऐसे बालक या विकृत चित्त मानसिकता के व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, ले जाता है या बहका ले जाता है, ठीक है। तो वह ऐसे बालक या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। मैंने क्या बताया? ऐसे बालक का या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। क्या करता है? बालक का या विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण करता है। तो क्या बोला मैंने? जो कोई किसी बालक को, पहले क्या था वर्ड यहाँ पे? इधर देखो, सर जी बालक कौन होगा? बालक माने जेंडर न्यूट्रल कर दिया। बालक माने वो जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त ना की, और चाहे मेल हो और चाहे फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल।
तो बालक कौन है? बालक वो है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करी है। बालक कौन है? बालक वो है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करी है। पहले क्या था? अवयस्क शब्द था, उसको हमने परिवर्तित कर दिया। अवयस्क में क्या था? यदि नर तो 16 से कम, नारी तो 18 से कम। विधि आयोग ने सजेशन भी दिया कि इसको घटाओ, लेकिन हमने उस सजेशन को अब मान लिया और क्या कर दिया है? यदि कोई बालक, बालक वर्ड को, अवयस्क को हमने किससे रिप्लेस किया? बालक से। यदि बालक या विकृत मानसिकता का व्यक्ति, तो हमने क्या कहा? जो कोई बड़ा आसान से समझो, क्या है किडनैपिंग? एक बार मेरी तरफ सुनो। बेयर एक्ट होता तो बड़ा अच्छा रहता, 137 का 1B, और यही वो धारा है, धारा 361, जिसको हमने इसमें लेकर आ गए। तो जो कोई किसी बालक को या विकृत चित्त मानसिकता के व्यक्ति को, ठीक है, दो लोग, बालक एनी चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्हीं की किडनैपिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि गार्जियन की जरूरत क्या तुम्हें हमें पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। गार्जियन की जरूरत किसे पड़ेगी? जो अपनी देख रेख नहीं कर सकता, जो अपनी संपत्ति की देख रेख नहीं कर सकता, जो या तो अपनी देख रेख नहीं कर सकता या अपनी संपत्ति की देख रेख नहीं कर सकता, या तो अपनी देख रेख नहीं कर सकता या अपनी संपत्ति की देख रेख नहीं, है ना? या तो अपनी नहीं कर सकता या तो अपनी संपत्ति की देखरेख नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता? दो लोग, बालक, अपनी संपत्ति, और दूसरा कौन? विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति। तो अब बालक और विकृत चित्त मानसिकता के व्यक्ति के लिए कौन है? गार्जियन। तो अगर गार्जियन की सम्मति के बिना उसे ले जाया जाता है या बहका ले जाया जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे? किडनैपिंग। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। एक बात और, ये बच्चे के विरुद्ध अपराध नहीं है। एक बालक को उसके गार्जियन की गार्जियनशिप से अलग किया गया। मैंने क्या बोला? एक बालक को एक गार्जियन की गार्जियनशिप से अलग किया गया। क्या किया गया? गार्जियन को, बालक को बालक की गार्जियनशिप से अलग किया गया। समझे कि नहीं समझे? तो प्यारे बच्चे, ये गार्जियन के विरुद्ध अपराध है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? चलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बड़े आसानी से दूसरी बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वेट, 1 मिनट वेट करो, कुछ केसेस के साथ भी हम चलेंगे। सारे बच्चे ज्वाइन करें जल्दी से। कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आपकी क्लास ऑफ हो गई थी। सारे बच्चे ज्वाइन करें फटाक से। एक कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आपकी क्लास ऑफ हो गई थी। वेट फॉर अ व्हाइल।
वेट फॉर अ व्हाइल। मैसेज दिखाना मुझे। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, तो दो शब्दों पर बड़ा जोर दिया गया है, ले जाना और बहका ले जाना। दो शब्दों पर बड़ा जोर दिया गया है, ले जाना और बहका ले जाना। तो सर हमें आपकी एक बात बताइए, एक बात तो समझ में आ गई कि ले जाना और बहका ले जाना, ठीक है ना, आपने हमें बताया। तो किडनैपिंग के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कौन है? या तो कोई बालक होना चाहिए या विकृत चित्त मानसिकता का व्यक्ति होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। फिर इसके बाद उसको ले जाया जाए या बहका ले जाया जाए? इसके बाद उसको ले जाया जाए या बहका ले जाया जाए, दूसरा काम यह होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह है, कहां से बहका ले जाए? विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से। कैसे बहका ले जाया जाए? बिना उसकी सम्मति के। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर हमें सब बात तो ठीक है, आपने दो बातों पर बड़ा जोर दिया, ले जाना और बहका ले जाना। इसका मतलब क्या है सर? जरा इसको समझा दो हमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेकिंग और एंटाइसिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेकिंग और एंटाइसिंग? तो दो बातें समझो सर। ये ले जाने का मतलब क्या है? मैंने कहा अब नंबर आ गया कुछ केस लॉस का। इसका आ गया विधि कि जो इस प्रावधान को समझने के लिए जरूरत हमें किसकी है? हमें जरूरत है आपको ये समझने की कि इस ले जाने का मतलब क्या है। बार बार कह रहा हूं ना, ले जाने का मतलब क्या है? दो वर्ड यूज किए गए ना, ले जाना और बहका ले जाना। तो अब हमें इसको समझने के लिए केस है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। कौन सा केस है? एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। केस का क्या नाम है? एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। इस केस में क्या हुआ? इस केस में हुआ ये, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास में, कि एक लड़की थी ठीक है, वो वरदराजन से प्रेम करती थी, सावित्री। ठीक है। तो जब इस बात की जानकारी उसके फैमिली मेंबर्स को लगी, तो उन्होंने उस लड़की को उसके घर से दूर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दूर भेज दिया, उसके घर से दूर भेज दिया। और जब उसके घर से दूर भेज दिया, तो एक दिन वो लड़की भागकर वरदराजन के पास आ गई। वरदराजन के ऊपर उसके परिवारीजनों ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो अब किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया गया, तो न्यायालय ने इस वाद में इस बात को स्पष्ट किया कि इस टेकिंग का मतलब क्या है। इस टेकिंग का मतलब क्या है, किसे हम टेकिंग मानेंगे? तो न्यायालय ने पहले तो पूरे जो है 361 जो अब आपका है 137 वन बी, इसको एक्सप्लेन किया। और न्यायालय ने कहा कि देखो, ये लड़की की आयु क्या थी। एक बात, अगर किडनैपिंग के लिए दोषी मानना है तो सारे पैरामीटर 361 के चाहिए हमें। माइनर होनी चाहिए, हाँ वो 18 से कम है, बाकी चीजें भी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर विधि पूर्ण संरक्षक को संरक्षकता को त्यागने में वरदराजन का कोई रोल नहीं है। लड़की ने स्वयं अपना घर छोड़ा, वरदराजन ने तो बस उसे अपने साथ आने की अनुमति दी। तो न्यायालय ने इस वाद में ले जाने का अर्थ बताया अपने साथ आने की अनुमति देना। एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के वाद में बताया गया, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बताया गया, ठीक है, कि ले जाने और बहका ले जाने में अंतर है। एक बात ले, जब साथ ही साथ बताया गया ले जाने और अपने साथ आने की अनुमति देने में भी अंतर है। सपोज करो एक बालक अपना घर परिवार छोड़ के पार्क में घूम रहा है, उस पार्क में आप बैठे हैं, आप उस पार्क में उससे बात कर रहे हैं, यू आर सिटिंग इन द पार्क, और आपने उससे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, उसने कहा बिहार। तो मम्मी पापा कहाँ है? कर छोड़ के आ गया। आप बोला आपके साथ चलूंगा, आप उसको लेकर आ गए। आपने क्या किया? उस बालक को सिर्फ अपने साथ आने की अनुमति दी, बालक आपके घर आ गया। बालक तो ऑलरेडी विधि पूर्ण संरक्षकता को त्याग चुका है। बालक तो ऑलरेडी लॉफुल गार्जियनशिप को क्या किया है?
त्याग चुका है। तो वही बात आपने उसको क्या किया, सिर्फ अपने साथ आने की अनुमति दी। तो न्यायालय ने एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाद में कहा कि हमें इसको ले जाने तथ्य को ऐसे समझना होगा। पहले बात तो ले जाने और अपने साथ आने की अनुमति देने में अंतर है। वरदराजन ने ले जाने का कार्य नहीं किया था, सिर्फ क्या किया था, अपने साथ आने की अनुमति दी थी। और एक बात और कही उन्होंने कि वरदराजन इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उसको वो वापस करे। वरदराजन इस बात के लिए कतई बाध्य नहीं है कि वो उसको वापस करे। वापस मतलब छोड़ने जाए, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। तो न्यायालय ने क्या कहा, ले जाने और अपने साथ आने की अनुमति देने में अंतर है। एक्चुअली अपने पास समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा, बहुत सारे केसेस हैं, टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, है ना, जरा इस केस को भी देख लेते हैं। टीडी वडगामा, इस केस को भी देख लेते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। टीडी वडगामा बनाम गुजरात राज्य। टीडी वडगामा बनाम गुजरात राज्य। इस वाद में क्या हुआ, टीडी वडगामा बनाम गुजरात राज्य में यह हुआ, टीडी वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, कि इसमें बहका ले जाने के अर्थ को बताया गया। क्या बताया गया, दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ना, ले जाना और बहका ले जाना। बहका ले जाने के अर्थ को इसमें स्पष्ट किया गया। तो ठकोरी लाल डी वडगामा, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि ले जाना और बहका ले जाने को साथ साथ पढ़िए आप। क्या होगा, बेहतर होगा कि ले जाने और बहका ले जाने को क्या करो, साथ साथ पढ़ो। इस वाद के तथ्यों से यह स्पष्ट है, इसके भी कुछ उसी तरीके के तथ्य थे। इसी वाद को हम पार्कर पेन वाद के नाम से भी जानते हैं। किस वाद से, पार्कर पेन वाद। इस वाद को हम पार्कर पेन वाद के नाम से भी जानते हैं। पार्कर पेन वाद के नाम से भी हम इस वाद को जानते हैं। क्या हुआ इस वाद में, पार्कर पेन वाद में, इस वाद में हुआ ये बच्चे, पार्कर पेन वाद में हुआ ये कि एक लड़की थी मोहिनी, ठीक है, और उस समय इंडो पाक वार शुरू हो गया, तो जो बॉर्डर एरिया थे वहां के लोग माइग्रेट करके थोड़ा अंदर की तरफ आ रहे थे। यही इस केस में हुआ। ये टीडी वडगामा था, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट था गुजरात का, और इसी के मोहल्ले में जो है एक फैमिली, मोहनी मोहनी की फैमिली जो है रहने के लिए आई, क्योंकि बॉम्बार्डिंग हो रही थी भारत पाकिस्तान वार की वजह से। तो दोनों पड़ोसी बन गए, और पड़ोसी होने के कारण इनके संबंध बड़े अच्छे हो गए। पड़ोसी होने के कारण इन लोगों के संबंध जो हैं बड़े अच्छे हो गए। और लेकिन ये जो टीडी वडगामा था, एक लड़की थी मोहिनी, उसको डेली एल्योर करने की कोशिश करता था। एल्योर माने लुभाने की कोशिश उसको करता था, ठीक है, एल्योरमेंट की कोशिश बराबर वो करता था। तो जब एल्योरमेंट की कोशिश बराबर वो करता था, तो बच्चे ये बात को ऐसे समझो कि महंगे महंगे गिफ्ट्स देता था, ठीक है, इस महंगी स्कर्ट्स गिफ्ट करता था। एक दिन जो है मोहिनी ने अपना घर छोड़ा और इसकी फैक्ट्री में चली गई। 2 दिन बाद मोहिनी मिली, रिकवर हुई, ठीक है। तो न्यायालय ने ये पाया कि बहका ले जाने का अर्थ एक तरीके से ये है, जो धारा 361 में यूज किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बलपूर्वक जो है ही ले जाया जाए, बहकाने का अर्थ है। उन्होंने ये भी बोला कि देखो, इसका अर्थ ये है कि पहली बात तो ले जाने और बहका ले जाने को साथ साथ समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि डज नॉट नेसेसरली कैन नॉट टेकिंग बाय द फोर्स, बलपूर्वक ही ले जाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव किसी तरीके से ले जाना जरूरी नहीं है। इस अर्थ का मतलब है वो रीजन दे देना जिसकी वजह से बालक अपनी संरक्षकता को त्याग दे। एक ऐसी आशा, इच्छा, होप जागृत कर देना जो कारण बने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता को त्यागने का। तो यहाँ पर वो शुरुआत से ही क्या कर रहा था, महंगे महंगे गिफ्ट्स, महंगे महंगी चीजें उपहार स्वरूप दे रहा था। जब महंगी महंगी चीजें उपहार स्वरूप दे रहा था,
तो हुआ क्या, जब महंगी महंगी चीजें उपहार स्वरूप दे रहा था तो क्या हुआ, उससे हुआ ये कि वो एक तरीके से बहकाने का काम कर रहा था। किसको, मोहिनी को, ठीक है ना, किसको बहकाने का काम कर रहा था, मोहिनी को। ठीक है, तो एंटाइसमेंट का मतलब क्या है, एक तरीके से HD, होप और डिजायर पैदा कर देना। आशा, होप और डिजायर, आशा और इच्छा पैदा कर देना, जिसकी वजह से अवयस्क, पहले अवयस्क था, बालक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बालक विधिपूर्ण संरक्षकता को त्याग दे। बालक कौन है, बालक वो है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। सर को देखना, बालक वो है जिसने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। बालक कौन है, बालक वो जिसने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें देखनी थी। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य बात भी थे जो हमें इस बात को क्लियर करते थे कि इसके अलावा अन्य बात भी थे जो हमें इस बात को क्लियर करते थे कि ले जाना और बहका ले जाना क्या है। तो बाकी हम किसी और क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। दूसरे सर आ गए हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।